हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो हम एक क्वेश्चन आंसर सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम जो थ्योरी पार्ट है उसको अलग से पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कार्बन आयन पढ़ाया, आज का ये सेशन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे बेस्ड है और इस क्वेश्चन आंसर सेशन में नीट, आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस इन तीनों ही एंट्रेंस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हम उन सारे क्वेश्चनों को डील करते हैं। मतलब एक कंप्लीट पैकेज मैं आपके साथ चलाना चाह रहा हूं ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत खूबसूरती से कीजिए और आप बेहतर तो है ही पर बेहतरीन बनने तक का सफ़र तय कीजिए। और वीडियोस अगर आपके लिए बच्चों हेल्पफुल रह रही हैं, आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, तो ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब भी करें, ठीक है? बिकॉज आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। प्यारे बच्चों, आज हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को हमने पहले ही डील कर लिया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मैंने पहले की क्लासेस में ही ये बात बता दी थी कि जो कार्बन आयन है, ठीक है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी एक्चुअल में किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लेना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो याद रखेंगे जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन है वो तो सबसे पहले तो माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सिंपल है, मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और प्लस आई इफेक्ट मतलब कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई ग्रुप मीन्स विड्रॉइंग ग्रुप। सिंपल है बच्चों। अब ध्यान से इसी में एक पॉइंट और मैं यहाँ पर नोट करके पॉइंट को ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस पे भी फोकस कर लेना, ठीक? क्योंकि अभी जो आप क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर यही है। तो आराम से कॉन्सेप्चुअली बिल्डिंग करना हम लोग को कि अगर कार्बन कार्बन प्यारे बच्चे सिंगल बॉन्ड हो, सिमिलरली कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, एल्कीन हो गया, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एल्काइन हो गया। तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आपको क्या लाना है, आपको लाना है परसेंट एस करेक्टर। सबसे पहले ये उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, फिर उसके परसेंट एस करेक्टर क्या आएंगे। तो याद रखेंगे सभी लोग, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है बच्चों, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3, डबल बॉन्ड में sp2, ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन आता है। परसेंट एस करेक्टर की अगर बात करोगे तो यहाँ टोटल 4 लोग हैं, एक S है, 3 P है, 100 को 4 से डिवाइड कर दो, सबको कितना मिला, 25%। S तो अकेला था तो इसलिए इसको S परसेंट कितना है इस कंपाउंड में, 25। टोटल 3 लोग हैं, 100 से डिवाइड हुआ, इंडिविजुअल को 33.33% मिला और S तो बेचारा अकेला ही था। SP में देखेंगे तो टोटल 2 लोग में 100 को डिवाइड करेंगे तो S का एक अपना इंडिविजुअल परसेंट कितना आएगा, 50%। तो ये मैंने परसेंट एस करेक्टर क्यों बताया आपको, क्योंकि आप समझना जो परसेंट एस करेक्टर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने CH3 CH2 कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ले रहे हैं, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है? तो अगर मैं ये 3 क्वेश्चन आपके सामने दिया हूं और मैं बोल रहा हूं इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप तुरंत पहचान गए कि सर यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ sp2 है, यहाँ sp है, परसेंट एस इसका क्या है, मैक्सिमम है। तो ये अपने आप में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस हो गया और किसी नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज का आना हाईली स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, ये, ठीक है? अगर यहीं पे मैं इसको प्लस चार्ज कर देता तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता। तो होप सो ये पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। अब सीधे सवाल में आ जाते हैं बच्चों। फिर से आप समझ गए, ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये डबल बॉन्ड पे है तो sp2 है, ये भी डबल बॉन्ड पे माइनस चार्ज है तो ये भी sp2 है, और ये सिंगल बॉन्ड पे है तो ये sp3 है। तो sp का कार्बन आयन हाईली स्टेबल ना, इसका कार्बन आयन कैसा होता है, हाईली स्टेबल होता है। तो एक बात तो समझ गया कि ऑप्शन ए सबसे ज्यादा स्टेबल है और ऑप्शन डी सबसे कम स्टेबल है क्योंकि वो sp3 है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के बीच में अभी कंट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि दोनों sp2 आ गए हैं, तो आपको इनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ऑप्शन सी का स्ट्रक्चर बना रहा हूं बच्चों।
तो आप देख पा रहे हैं C डबल बॉन्ड CH के ऊपर है माइनस चार्ज और इससे दो एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड हैं, R और R। एल्काइल ग्रुप अपने आप में कैसा रोल प्ले करता है? तो ये रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। किसका रोल प्ले करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एक तो इसके पास पहले से एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और इसको इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं से मिल रहा है। समझ लो ऐसा बात कि एक गांव है, उसके डैम में पहले से ज्यादा पानी भर गया है और कहीं से और पानी आएगा तो गांव डूब जाएगा ना। उसको क्या करना है? अपना पानी दूसरे गांव को सप्लाई करना है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा हो गया है कि उसके लिए हेडक हो गया है। इसलिए अगर ऐसे ग्रुप आए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आए, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? घटा देंगे बच्चों। इसीलिए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये आया, ठीक, और कम स्टेबल C आया। तो एक्चुअल में ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ABCD हो गया। तो हमने इस क्वेश्चन को बनाया जो 2008 आपके IIT मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन के साथ ही साथ आपने बड़े सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी सीख लिया जो हमने पहले डील किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं तुरंत। ये एक क्वेश्चन फिर हमारे बीच में आ गया है, ध्यान देंगे सभी लोग। इन सब का स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं हम लोग। सबका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, जैसे CH3C माइनस है तो ये देखिए C माइनस हो गया, यहाँ पर लगा है CH3, ये भी लगा है CH3, यहाँ भी लगा है CH3। और आप सबको पता है एल्काइल ग्रुप कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये तो सबसे ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होने वाला है। कारण क्या है? वही बात है, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मतलब डैम में पहले से पानी भरा पड़ा है, ठीक है, और ज़्यादा आपको पानी अगर मिलने लगे तो गांव ही डूब जाएगा ना। अनस्टेबल है ये क्या है? अनस्टेबल है। दूसरा है प्यारे बच्चों, दूसरा है C माइनस Cl, Cl और Cl। Cl कैसा ग्रुप है? तो सबको पता है Cl एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इस कार्बन के ऊपर की इलेक्ट्रॉन को अपने पास एक्सेप्ट कर सकता है और साथ ही साथ इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल अलग से होता है। तो वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण ये d ऑर्बिटल रेजोनेंस भी शो कर सकता है। मतलब ये क्या है? हाईली स्टेबल है। वहीं पर अगर मैं अगला देखता हूं तो अगले में आप लोग को क्या दिखता है? अगले में दिखता है CH माइनस है और यहाँ है CH3, नीचे भी क्या लगा है? CH3। फिर से ये एल्काइल ग्रुप आ गया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा? घटा देगा। तो दिस विल बी अगेन लेस स्टेबल। ठीक, नेक्स्ट है C6H5CH2 माइनस। C6H5CH2 माइनस को अगर हम देखते हैं तो ये आपको C6H5CH2 माइनस आपको ऐसा दिखाई देगा बच्चों, CH2 माइनस। यहां पर ये जो बेंजाइल रिंग है जो अपने आप में ये एक माइनस I पावर रिप्रेजेंट करेगा। साथ ही साथ ये रेजोनेंस भी तो करा ही सकता है, साथ ही साथ ये रेजोनेंस भी तो करा ही सकता है। रेजोनेंस करा के एक्सटेंट ऑफ चार्ज को डिक्रीज कर देगा और स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। हमने रेजोनेंस में ये सारी बातें पढ़ी हैं। अगर रेजोनेंस का वीडियो नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? तो ये एक नॉर्मल माइनस I ग्रुप है, या नॉर्मल मतलब एक हिसाब से समझिएगा कि बस ये रेजोनेंस बस करा रहा है। इसके पास तो ये भी रेजोनेंस करा सकता है क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये d ऑर्बिटल रेजोनेंस करा सकता है। साथ ही साथ तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का रोल प्ले करेंगे, जो इसके इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। और ये चाहता भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो CCl3 माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर कौन आएगा? रेजोनेंस वाला। फिर कौन आएगा? ये 2 डिग्री एनायन और 3 डिग्री एनायन सबसे ज्यादा अनस्टेबल या लेस स्टेबल होगा। वैसे भी याद रखना एनायन के केस में जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री सबसे कम होता है, 2 डिग्री उससे ज्यादा और 1 डिग्री सबसे ज्यादा। ये कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बोलूंगा तो सीक्वेंस बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऐसा तो हमारे पास C ऑप्शन दिख रहा है। पर प्यारे बच्चों इस सवाल को बनाने में हमने 3-3, 4-4 अलग अलग कॉन्सेप्चुअल पॉइंट जाना कि डिग्री के बिहाफ पे आप स्टेबिलिटी कैसे लाएंगे, रेजोनेंस और क्लोरीन के केसेस में आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, वैकेंट d ऑर्बिटल कब बनता है? तो जब थर्ड पीरियड या उससे ज़्यादा आगे वाले मेंबर रहें उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल रहेगा। यहीं पे अगर फ्लोरीन रखूंगा ना तो ये ज़्यादा स्टेबल होने लगेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। होप सो आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का रोल प्ले करेगा। यहां आप समझिए कि यहां पे प्लस चार्ज है, ये जो प्लस चार्ज है अपने आप में कितना डिग्री है, तो ये 3 डिग्री कीटायन है, जो भी है 2 डिग्री दिख रहा है। 2 डिग्री से मतलब मत रखिए, यहां ध्यान से देखिए तो यहां पर एक CH3 लगा है और नीचे भी एक CH3 लगा है, मतलब इसके पास टोटल, ध्यान से देखो मैं इस स्ट्रक्चर को ना थोड़ा यहां बनाने जा रहा हूं। यहां पर प्लस चार्ज था, यहां CH3 लगा था, यहां CH3 लगा था। अब क्या होगा, ऑक्सीजन के पास जब भी प्लस चार्ज एलोन पेयर है, कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन अगर डायरेक्टली किसी हेटेरो एटम से जुड़ा रहे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लेंगे सब लोग, अगर हेटेरो एटम से जुड़ा रहे, हेटेरो एटम मींस लाइक ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर रहे, वो इंट्रामॉलिक्यूलर रेजोनेंस करा सकता है। और जैसे ही इंट्रामॉलिक्यूलर रेजोनेंस होगा, आप समझिएगा स्ट्रक्चर अब ऐसा हो जाएगा। पहले देखो, पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिंपल। बट जैसे इंट्रामॉलिक्यूलर रेजोनेंस होगा, अब आप समझ पाएंगे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, एक लोन पेयर अभी भी बचा हुआ है, और यहां लग गया डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन को देखो तो ये कार्बन 8 के 8 इलेक्ट्रॉन रख चुका है, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। ऑक्सीजन भी देखो 2 बॉन्ड इधर से, एक इधर से 6, और ये एक लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये कंप्लीट ऑक्टेट का केस है। ये किसका केस है, कंप्लीट ऑक्टेट का। और आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा था, जो मुझे गलती से डिलीट कर दिया था, कि कंप्लीट ऑक्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, देन रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। ये प्रेफरेंस का ऑर्डर है। तो ये कंप्लीट ऑक्टेट बना रहा है, साथ ही साथ में क्या कर रहा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन भी रखा है। सिमिलरली यहां भी तो ये तुरंत लोन पेयर यहां जाएगा, और ये भी कंप्लीट ऑक्टेट का केस बनाएगा, बट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां चलो आओ, यहां कोई हेटेरो एटम तो है नहीं, तो ये केवल क्या करने वाला है, ये केवल व केवल 2 डिग्री के टाइन की तरह दिख रहा है, जो कितने अल्फा हाइड्रोजन रखा है, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन रखा है ना, 3 यहां से 2 यहां का। ये तो 1 डिग्री के टाइन है, जिसके पास केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप प्यारे बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगा लिए, इंट्रामॉलिक्यूलर रेजोनेंस भी लगा लिए, कंप्लीट ऑक्टेट का भी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लिए। इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन दिख रहा है, तो पहला वाला कंप्लीट ऑक्टेट, और 6 अल्फा हाइड्रोजन भी है। फिर थर्ड वाला, क्योंकि कंप्लीट ऑक्टेट के आगे कोई नहीं खड़ा होगा ना, हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। फिर कौन आएगा, सेकंड वाला आएगा, और फोर्थ वाला सबसे लास्ट में आएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, 1 3 2 4 है, ठीक है। तो ये रहा हमारा फाइनल क्वेश्चन का आंसर। होप सो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। इतने ही क्वेश्चन जेईई मेंस, नीट और जेईई एडवांस से पूछे हुए क्वेश्चन थे। ये आईआईटी एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, ये भी जान लेना, इस पर मार्क कर लीजिए। ये जो सवाल था बच्चों, ये आपके आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था, 2008 में आया हुआ। तो ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग इसको पूरा यूज़ कीजिए, हेल्प लीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं अगले क्लास में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।